मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ मीम अफजल साहब जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ हालांकि बातचीत करने की कोशिश हमने की थी उसी ओम स्वामी से जिसको लगातार आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो शोभन सरकार के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो फिलहाल सुबह ये कहकर कि वो आएंगे इस बहस में, अभी उन्होंने मना कर दिया है, वो कहीं नहीं मिल रहे। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ अजय गौतम साहब एक संग जुड़ेंगे इसी मुद्दे पर जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, आपका रुख करते हुए, क्या वजह है, यू टर्न क्यों लिया नरेंद्र मोदी ने? बीते दिन तो ये कह दिया था उन्होंने कि देश को एक सपने के पीछे भगा रही है ये सरकार, अब आज क्यों डर गए? अंजना जी, पहले तो मुझे इस चैनल का दृष्टिकोण इस विषय में क्या है ये जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि इससे पहले की जो पूरी कमेंट्री चल रही थी उसमें मुझे यह बताइए कि जो सरकार कर रही है वो ठीक तरह से कर रही है या गलत कर रही है। पहले दृष्टिकोण तो समझ आए। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये दोनों ये तो चलता ही नहीं है। नहीं मैं इसमें दो चीज करना चाहता हूं। सुनिए, सोच बता ना विषय। हाँ बता, पहले आप सोच। ठीक है, सोच बहुत साफ है और वो सोच ये है कि बीते दिन रैली में नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि किसी ने सपना देखा और उस सपने के पीछे ये सरकार भाग रही है, ठीक नहीं है, विश्व में बदनामी हो रही है, ये कहा नरेंद्र मोदी ने। अब आज वो अचानक कहते हैं कि संत शोभन सरकार बहुत बड़े गुरु हैं, तो उसी शख्स ने तो सपना देखा था, उसी सपने को तो आपने कटघरे में खड़ा किया था। तो फिर ये यू टर्न क्या इस वजह से कि जब वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत पहुंचे तो समझ गए कि वोट बैंक खराब ना हो जाए? अंजना जी, यही देखिए, यहीं पे एक विकृत दृष्टिकोण आ गया है। प्रश्न क्या था मोदी जी का? प्रश्न यह था कि सरकार की, एक सेकंड में बताता हूं ना जी, प्रश्न यह था कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता जो विदेशों में काला धन जमा है वो प्राथमिकता होगी या सोना खुदाई प्राथमिकता होगी, यह प्रश्न उन्होंने उठाया था। उन्होंने कहा था स्विट्जरलैंड के बैंकों में जो रुपया जमा है वो सामने क्यों नहीं सरकार लाने के लिए कुछ कर रही है। बीते दिन शोभन सरकार, चलिए मैं आपसे सीधा सवाल, सुधांशु जी, फिर हम घूमते रह जाएंगे, सीधा सवाल आपसे करती हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, सीधा सवाल, क्या शोभन सरकार की महानता के बारे में नरेंद्र मोदी उस वक्त नहीं जानते थे जब उन्होंने उस सपने को कटघरे में खड़ा किया? सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज मेरे सवाल का। शोभन सरकार जी की महानता और उनका स्वप्न तो अलग अलग विषय, और दोनों को एक साथ जो है जोड़ने से कोई की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो महान है, उनके प्रति लोगों में श्रद्धाएं और आस्था जो होती है, आस्था के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, और उनकी आस्था, उनके बारे में लोग मानते हैं उनको, ये स्वाभाविक है और इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा जो था इसका दृष्टिकोण क्या बना दिया गया था कि देखिए, जब वो स्वप्न पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो वो उनकी आस्था को जो है वो उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो जैसे कि एज इफ वो कोई उनको फ्रॉड डिक्लेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, इनके लाखों लोग इनको मानते हैं, इनमें आस्था है लोगों की, और ये महान है, इनके मैं प्रणाम करता हूं। इससे स्वप्न वाला जो विषय है उसमें कहां कुछ हो गया। चलिए ठीक है। दूसरा, आप जो लेके चल रही है, विषय क्या है? विषय है कि भाई सरकार जो है काले धन के प्रति जिस मुस्तैदी से, जिस एकाग्रता से उनको इस धन को निकालने के लिए काम करना चाहिए, करा क्या? अभी एक हफ्ते पहले की बात देखिए, एक रिपोर्ट आती है कि केमन आइलैंड्स के अंदर अफसरों के, व्यवसायियों के और जो है राजनेताओं के पैसे वहां जमा है, पूरी लिस्ट आई। हाँ। उसके बाद से आज तक ना सरकार की तरफ से कोई बयान आया, ना कोई कार्रवाई हुई। तो प्राथमिकता का विषय है कि सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मीम अफजल साहब, उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए। मीम अफजल साहब, सरकार की प्राथमिकता पर सवाल खड़े किए उन्होंने, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? पहले तो अब आपके सवाल का उन्होंने सीधा जवाब ही नहीं दिया। कम से कम एक बात तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दी कि मोदी जी जो हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने ये सब सपना देखा था, उनके ऊपर आस्था रखते हैं। आस्था के मामले में बहुत भारतीय जनता पार्टी बड़े उतावले होकर के बात करते हैं आस्था के मामले में। तो उन पर, साधु जी पर तो इनकी आस्था है, लेकिन साधु जी की जो आस्था है उसके बारे में मोदी जी ने क्या कहा? तो आप उन पर अगर आस्था रखते हैं, बड़ा उनसे आपको प्यार हो गया अचानक, तो कम से कम उन्होंने जो कहा उससे भी प्यार कीजिए। देखिए कि वो सही कह रहे हैं, गलत है। हालांकि सुधांशु जी जवाब दीजिए इसका, फिर ब्रेक पर जाना है। सुधांशु जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब दीजिए इसका। ऐसा है, ये फिर मत घुमाइएगा। मैं नहीं फिर घुमा रहा हूं, मैं लफाजी हो रही है।
एक व्यक्ति के महानता पे आस्था लफाजी और उनके एक स्वप्न के बारे में क्या क्या, एक सेकंड बोल रहे मीम साहब, जब आप बोलते मैं कभी नहीं बोलता बीच में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उनके प्रति आस्था होना और उनके स्वप्न को लेकर सरकार की जो गतिविधि रही या जो कार्रवाई रही उसके विषय में अपने विचार रखना तो अलग अलग चीजें होती हैं, और दोनों चीजों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लेके उसको मिक्स करने से कोई फायदा नहीं है, गलत चीज है ये। एक व्यक्तित्व की आस्था और व्यक्ति के विचार व स्वप्न पे सरकार क्या करी है, सरकार को घर में खड़ा करना तो अलग चीज है। एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए सुधांशु जी, एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। मुझे पता है ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर ये बहस है, अजय गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल है मित्तल साहब जिसका जवाब आपने दिया नहीं है, अभी भी आप साइड से ही निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटना आते। तो खैर होगी उन्नाव में, सोना मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता, लेकिन दो बड़ी पार्टियों के आदर्शों की खुदाई जरूर हो रही है इसी बहाने। धर्माचार्य अजय गौतम जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है और आपके पास अजय गौतम जी दोनों के लिए ही सवाल है, दोनों पार्टियों की नियत पर दोनों मौजूद है, पूछिए। मैं तो चाहे कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, इस भारत का एक आम नागरिक हूं। हाँ। और मैं दोनों पार्टियों से ये कहता हूं कि जो राजनीतिक पार्टी है उनका चाल, उनका चरित्र और उनका चेहरा लोगों के सामने अब आ चुका है। अगर लोगों की भावनाओं और आस्थाओं के साथ अगर खिलवाड़ की बात ना होती तो 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने रामलला के द्वार स्वयं खुलवाए, और जैसे ही प्रशासन को आदेश मिलता है 40 मिनट के अंदर ही द्वार खुल जाते हैं। और अगर बीजेपी को लोगों की आस्था का ख्याल ना होता तो वो राम मंदिर के मुद्दे पे इलेक्शन लड़के सत्ता पर ना आती है, और उसी मुद्दे को वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के नाम पर अलग रख देती है कि भाई ये तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंदर नहीं आता। तो ये क्या लोगों की श्रद्धा और आस्था के साथ चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो ये खिलवाड़ नहीं कर रही। इस देश में अगर हम एएसआई पे उंगली उठाएंगे, एएसआई की बातों को नहीं मानेंगे तो क्या आईएसआई की बातों को मानेंगे मेरे मित्र? किससे पहले आप जवाब मैंने दोनों पार्टियों से किया, जो दोनों ने सुधांशु जी पहले आप ही जवाब दीजिए, सुधांशु जी पहले आप ही जवाब दीजिए। किस बात का? उनका कहना है कि आस्थाओं से, धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करती हैं पार्टियां, वोट। आरोप बहुत सीधा है सुधांशु जी, लगता है आप सवाल समझ नहीं पा रहे, आरोप नहीं समझ पा रहे। बहुत सीधे शब्दों में आपको सुनाती हूं, आरोप बहुत सीधा है और वो ये है कि चुनाव करीब है। उसी चुनाव की आहट के मद्देनजर बीते दिन जो वैज्ञानिक रूप से सोचने की कोशिश की थी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार ने, उसको धराशायी कर दिया इस चिंता ने कि कहीं वोट न लुट जाए, क्योंकि शोभन सरकार के मानने वाले बहुत हैं। लेकिन अफसोस मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, जवाब ब्रेक के बाद। सोने पर सियासत गर्म है। इलाके की सांसद अनु टंडन की मांग है कि डोंडिया खेड़ा इलाके को पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित किया जाए। मेरा इसमें ये मानना है कि जो शोभन सरकार है जिन्होंने इस बारे में कहा है, जो मुझे पता चला है कि पहली चीज़ तो उन्होंने कोई सपना नहीं देखा था, वो ये सपना देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए सपना देखते हैं, हिंदुस्तान के लिए चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बेहतरी हो। लेकिन उन्होंने एक कागज़ में एक मैप दिया है और पॉइंट आउट किया है कि उस जगह पे अगर खुदाई की जाए तो सोना या कोई भी जो भी है वो मिल सकता है। तो घुटने टेकने का काम सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं, देखा आपने, कांग्रेस की तरफ से हैं अनु टंडन। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, फिर ये बहस लंबी चलेगी ब्रेक के बाद। जीएसआई ने जो सोने की तलाश शुरू की है वो पूरी हो जाएगी, कम से कम जीएसआई तो ऐसा ही दावा कर रही है। जीएसआई ने कहा है कि डोंडिया खेड़ा के इलाके में सोना और चांदी मिल सकता है, इसके अलावा और भी कई बहुमूल्य मिश्र धातु मिलने की उम्मीद जताई है। जीएसआई, जी हां, जीएसआई का कहना है कि इस इलाके में 10 से 20 मीटर तक फैले क्षेत्र में ऐसे धातु हो सकते हैं जिन पर चुंबक का असर नहीं होता है। ये जीएसआई की रिपोर्ट है, कुछ और मिश्र धातु मिलने की संभावना जाहिर की गई है। इसमें 10 से 20 मीटर क्षेत्र में जांच की जरूरत कही गई है। संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच का क्या कहना है इस मुद्दे पर, सुनिए। 1000 टन सोने का सपना और उसकी खुदाई पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच जी। चंद्रेश जी, 1000 टन का सपना आता है किसी संत को, बाबा को, और सरकार लग जाती है उसकी खुदाई करने के लिए। आज के वैज्ञानिक युग में क्या ये ठीक है? आपको जानकारी होनी चाहिए, एएसआई किसी के सपनों के ऊपर नहीं चलती। एएसआई का खुद का एक प्रोग्राम होता है। हर साल अक्टूबर 1 से हम एक्सकवेशन शुरू करते हैं
कहीं जहाँ जहाँ हमको कुछ शंका होती है कि हमारे यहाँ कुछ निकलेगा, तो हम एक्सकवेशन शुरू करते हैं। और ये जो जगह है, इसके ऊपर हमने 10 अक्टूबर से हमारा परमिशन दे के 18 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया। हमारा जो इंटरेस्ट है वो आर्टिफैक्ट्स में है, और जब से हमने काम शुरू किया है 3 लेयर्स उन्होंने खुदाई की है। उसमें हमारे पास पॉटरी के पीसेस निकले हैं, ग्लास बैंगल्स निकले हैं, और पुराने ज़माने में हॉपस्कॉच का खेल होता है उसके पीसेस निकले हैं। उसके साथ एक दीवार निकली है जिसमें वो पुराने ज़माने की छोटी छोटी ईंटें हैं, वो बाहर आई हैं। और उसके साथ ज़मीन को फ्लोरिंग जो करते थे, जो गुड़ाई कर करके ठोक ठोक के बनाते थे, उस टाइप की फ्लोरिंग भी निकली है। तो हमारे लिए ये सोना है। बात कही ये थी चंद्रेश कुमारी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि किसी सपने के आधार पर कोई सोने की तलाश नहीं है। ये उनकी जानकारी थी, जो कि चिट्ठी जो MOS एग्रीकल्चर मान चरण दास जी ने कहा था कि PM को चिट्ठी लिखी, उससे पहले ही इन्होंने अपनी खुदाई शुरू कर दी थी, और इनको कोई सपना मान के ये नहीं किया गया था। कैमरामैन अशोक बहनोट के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली आज तक। मीम अफजल साहब, सहूलियत के हिसाब से यू टर्न तो आप लोग भी मार लेते हैं। पहले 1000 टन सोने की बात थी, अब संस्कृति मंत्री कह रहे हैं कि हम तो सोने के लिए खुदाई कर ही नहीं रहे थे, हम तो आर्टिफैक्ट्स खोजने निकले हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस इशू पर जो सबसे पहली बहस हुई, उसमें मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से ये बात कही थी कि ये कहना कि किसी सपने की बुनियाद पर हमारी सरकार या ASI ऐसा कर रही है, ये गलत है। इसको सबसे पहले डिनाई करने वाला मैं था। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने ये भी कहा था कि अगर सिर्फ सपने की बुनियाद पर ऐसा किया जा रहा हो तो शायद मैं खुद भी एग्री नहीं करूंगा इससे। तो मीम अफजल साहब, एक सेकंड, मीम अफजल साहब, एक सेकंड, मीम अफजल साहब, आप ही से सवाल है सर, एक सेकंड। तो मीम अफजल साहब, जिस नियम से आपने सुधांशु मित्तल को यह कहा कि आस्था की बात आती है, तो वैसे फिर आप भी मानिए कि फिर शोभन सरकार की आस्था पर आपकी आस्था नहीं है। स्पष्ट आप भी स्टैंड लीजिए। नहीं, मैंने अपनी आस्था की बात ही नहीं की। नहीं, आप कंफ्यूज कर रही हैं। मैंने अपनी आस्था की बात नहीं की, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। सर, आप भी सपने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो आस्था की कदर करते हैं, लेकिन आस्था पे सरकार नहीं चलाते। आस्था पे सरकार नहीं चलाते, ना आस्था पर हम कोई आदेश करते हैं। हमारे जो भाई अभी स्वामी जी बैठे हैं, उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस भी आस्था पे चलती है। उसने जो है राम मंदिर का या बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। मैं आपको बता दूं, वो हमने आस्था की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ था वो काम 1986 के अंदर। तो मैं करेक्शन कर रहा हूं, हम ना आस्था पर सरकार चलाते हैं, ना आस्था पर हम अफजल साहब की आस्था की कदर जरूर करते हैं। अफजल साहब, मेरा छोटा सा प्रश्न है, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया और 40 मिनट के अंदर DM ने उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया? आज तक कभी हुआ है कि कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसकी एक प्रक्रिया है, 40 मिनट में वो इंप्लीमेंट कर दिया, और जब उसमें ये लगा कि ये डैमेज हो रहा है तो शाबानो के मैटर के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया? क्या वहां भावनाएं और वो वोट बैंक की राजनीति नहीं थी? ये तो कानून का मामला है, कानूनी मामला है। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं, मैं तो बड़ा विनम्र आपसे कह रहा हूं, मैं बड़े विनम्र तरीके से आपसे। चलिए वापस मुद्दे पर लौटते। मीम अफजल साहब, जरा अभी स्टैंड क्लियर कीजिए ना। आस्था पर आस्था मतलब है या नहीं, या सवाल शोभन सरकार पर भी है? और अब भी कह रहे हैं नहीं, सपने पर सवाल है तो शोभन सरकार पर सवाल है। हमारी चंद्रेश कुमारी जी हैं, उन्होंने तो बिल्कुल सफाई के साथ आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। और मैंने आपको शायद ध्यान हो कि मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, शोभन सरकार के सपने पर आपकी आस्था है या नहीं? हर काम ASI शोभन सरकार के सपने पर आस्था है या नहीं? शोभन सरकार के सपने पर आस्था है या नहीं? शोभन सरकार के सपने पर आस्था है या नहीं? अफजल साहब, एक छोटा सा प्रश्न कर सकता हूं विनम्र तरीके से आपसे? जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन। हाँ मीम साहब, मैं, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं जी, तो मैं तो ये बात कह सकता हूं, किसी की कोई भी आस्था है, मैं उसकी कदर कर सकता हूं, लेकिन मेरा विश्वास है या नहीं इसके बारे में बताना मुझे जरूरी नहीं है। मैं तो आस्था के मामले में जरा कुछ दूसरे टाइप का आदमी हूं, माफ कीजिएगा। मीम अफजल साहब, और जिस तरह से आप चैनल पर दिखा रहे हैं, मैं तो एक बात और कहता हूं, आपके जरिए से मैं ये बात कहना चाहता हूं मीडिया से। ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा इशू क्यों खड़ा किया गया। आज आप
इस सारे वाकये को टेलीविजन पर दिखाना बंद कर दीजिए, कल से ये इशू अपने आप बंद हो जाएगा। एसआई की खुदाई रुक जाएगी। अब कहिए कि मीडिया ही वहां एसआई की खुदाई करवा रहा है, यही कहना बाकी है। नहीं रुकेगी, लेकिन ये जो आप नेशनल और इंटरनेशनल इशू बनाने के बाद बहुत सारे मीडिया के लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं। मीम अफजल साहब, रशियन टीवी जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त गए हुए हैं, आप इसको दिखाना बंद कर दीजिए। मीम अफजल साहब, इशू बंद हो जाएगा अपने। मीम अफजल साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? रशियन टीवी जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त गए हुए हैं, वहां पर सुर्खियां बनी हुई है उन्नाव की खबर की एएसआई वहां पर खुदाई कर रही है। ये खुदाई मीडिया नहीं एएसआई कर रही है। सुधांशु साहब, मीम अफजल साहब ने कम से कम ईमानदारी से जवाब तो दिया। हमारी मेहरबानी है ना कि वहां तक खबर पहुंची, ये तो हमारे मीडिया की ही मेहरबानी से वहां तक पहुंची है। अच्छा, एएसआई की खुदाई भी मीडिया ही करा रही है। चलिए, ये जिम्मेदारी भी हम ही ले लेते हैं। अब आप ये इससे भी अपने आप को आजाद कर लीजिए। सुधांशु मित्तल जी, मीम साहब ने कम से कम ईमानदारी से सवाल का जवाब दिया कि आस्था, लेकिन आपने नहीं दिया। मीम साहब, सुधांशु जी पलटिएगा मत, इस बार कम से कम सीधा जवाब दीजिएगा। शोभन सरकार की वजह से, उनकी लोकप्रियता की वजह से, सुनिए तो जवाब तो सुनिए। आप सुनिए तो, नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया पर आज डिबेट की है, जरा उनसे तो पूछिए ना कि मोदी जी को ऐसे यू टर्न क्यों लेना पड़ा। बिल्कुल, सारे इश्यूज पर तो वो अटके रहते हैं, वही पूछ रहे हैं, बात ही नहीं करते हैं। वही पूछ रहे हैं सुधांशु जी, जल्दी से जवाब दीजिए, संसद में ब्रेक पर जाना। मुझे आप दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हैं? मुझे बोलने तो दीजिए, सुधांशु भाई से पूछिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है सुधांशु जी, इसीलिए कहते। चलिए आप आ जाइए, ब्रेक के बाद फिर बतला देता हूँ। चलिए, सुधांशु जी से ये सवाल ब्रेक के बाद पूछेंगे। और मीम अफजल साहब, आपसे भी ज्यादा सख्त लहजे में पूछूंगी सवाल, आप चिंता ना करें। मुद्दा यही है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने लगभग यू टर्न लिया है इस मुद्दे पर, और इसीलिए क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करने लाएगी? ब्रेक के बाद जी सीधा जवाब, साधु के सामने सरेंडर किया नरेंद्र मोदी ने। उनके बयान से कुछ भ्रांतियां हुई पैदा, उनको लगा कि जो कहना चाह रहे थे और जो लोगों को समझ आ रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। उसका अगर कोई व्यक्ति स्पष्टीकरण दे दे और कहे मैं उनकी भावनाओं को या किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और इनके प्रति आस्था रखता हूं मैं, तो ये अगर आप इसको यू टर्न मानना चाहते हो तो मान लीजिए। इसमें यू टर्न क्या है? जो मेरी इंटेंट नहीं थी, अगर वो गलत समझी जा रही है तो मैं उसका स्पष्टीकरण दे रहा हूं, उसको आप यूटर्न मान लीजिए तो जरूर मान लीजिए। मीम साहब खुद ही यूटर्न बोल रहे हैं, सुधांशु जी क्या कहें? अजय जी, ठीक है। सुधांशु जी और मीर अफजल साहब दोनों मौजूद हैं, दोनों वरिष्ठ हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है इनसे। अभी इन्होंने कहा कि सरकार ना आस्था से चलती ना धर्म से चलती। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो है महोदय, उसके नीचे लिखा हुआ यतो धर्मस्ततो जया, ये सुप्रीम कोर्ट के लोगों में लिखा है। लेकिन क्या धर्म से जुड़े हुए लोगों को यह अधिकार है कि वो जो चाहे बोल दें, कहते हैं चमत्कार है, 1000 टन सोना है, अगर ये सोना नहीं मिलता है अजय गौतम साहब जी, तब क्या होगा? देखिए, मैं क्वांटिटी की बात नहीं करूंगा, 1000 टन 100 टन उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूरा मानता हूं हमारे आयुर्वेद के अंदर परंपरा रही है कि आयुर्वेद में लोहे से और पारे से सोना बनाने की, आप आयुर्वेद वेद को तो मानते हैं तो वेद में जाके देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सोने की माइनिंग नहीं हुआ करती थी, फिर भी सोने की चिड़िया देश कहलाया जाता था। हमारे यहाँ नाथ साधु में परंपरा थी, वो पारे से और लोहे से सोना बनाते थे। बिरला मंदिर में आप जाके देखिए, वो श्लोक आज भी लिखा हुआ है, जो एक रहस्य बना हुआ है। मैं आज भी कहता हूं वहां सोना मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि भारत नहीं मिला तो मैं इसी मंच से आके माफी मांग लूंगा। लेकिन मैं इस देश में आज भी संतों का आदर करता हूं, और संत जो कहते हैं, अगर उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, जैसा शोभन सरकार का चरित्र है, ना वो दान लेते हैं, ना वो मीडिया के सामने आते हैं, ना उन्होंने कोई ऐसा कोई संस्था बना रखी है जैसे वो मीडिया के सामने नहीं आना महानता नहीं है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनके प्रवक्ता टीवी पर आकर जिस तरह का बड़बोलापन दिखा रहे हैं। आप विषय से भटक रही हैं। नहीं, सवाल ये है कि आप विषय से भटक रही हैं। क्या है विषय, वो तो हम समझ गए, लेकिन इस पर आपने कभी कुछ सीधा बोला नहीं ना सुधांशु जी। इस बहस का यहीं पर अब मुझे अंत करना पड़ेगा। इस बहस का यहीं पर अंत। एक जो है, जल्दी से बोलिए क्या करें। एक बयान को अगर एक बयान को गलत परिप्रेक्ष्य में लिया जाए और व्यक्ति कहे कि मेरा बयान का पर्पस कुछ और था और मैं तो आस्था रखता हूं, उसको आप यू टर्न हो गया और ये हो गया, वोट बैंक की राजनीति हो गई। अच्छा भाई, वोट बैंक की क्या राजनीति है? मीम अफजल साहब, ठीक है, आपने अपनी बात के लिए उनको भी मौका दे दीजिए। खत्म हो रही है। जल्दी से मीम साहब एक लाइन, ठीक है मीम साहब एक लाइन। यही बात कहूंगा कि देखिए, बुनियाद ये नहीं है कि आस्था की कद्र कर रहे हैं या गुरुजी की कद्र कर रहे हैं। उनका एक प्लैंक है और अपने इलेक्शन को वो जिस अंदाज से लेके चल रहे हैं,
उस पर वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी चलिए, ने ये ठीक है। बात कही, इसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए कि वो आस्था के हवाले से जिस वोट बैंक को मुतासिर करना चाहते हैं, और जहां वो पर हम बुनियादी खड़े तौर पर हैं, ये काम जहां कर पर रहे हैं। जनता खड़ी है, वहां से प्लैंक उनका भी है, एक प्लैंक आपका भी दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। देखते रहिए आज तक।